क्या आप भी मेरी तरह हिमालयन 450 के बारे में रोज़ बिंज वॉच कर रहे हैं, मेरी तरह रिव्यूज़ देख रहे हैं, अलग अलग लोगों की बातें सुन रहे हैं? तो बेशक आप सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि कल मोटोवर्स मतलब जो गोवा में रॉयल इनफील्ड राइडर मीनिया है वहाँ पे हिमालयन 450 की प्राइसिंग लॉन्च हो चुकी है। और इस वीडियो में हम प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ ज़्यादा है या कम है, कौन से वेरिएंट में कौन सी प्राइसिंग है और प्राइसिंग एक्चुअली क्या होनी चाहिए थी मेरे व्यूज़ और बाइक के हिसाब से, और कितनी प्राइस बढ़ सकती है जो एडिशनल एक्सेसरी है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई हिमालयन 450 ले लो, तो मैं तो सोच रहा हूँ लेने के लिए, लेकिन अभी तक मैंने कुछ डिसाइड किया नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि भाई रुक जाओ, क्योंकि दे वेर द ओनर्स ऑफ हिमालयन, प्रीवियस हिमालयन या कोई भी रॉयल एनफील्ड बाइक, और उनका सजेशन ये है कि थोड़ा रुक जाओ क्योंकि बहुत इश्यूज प्रीवियस हिस्ट्री में आए हैं रॉयल एनफील्ड बाइक्स के लिए। तो आई कंप्लीटली एग्री टू द फैक्ट, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ रॉयल एनफील्ड जो बाइक्स बना रहे हैं, चाहे वो हंटर हो या सुपर मेटियर हो या मीटियर हो, बेसिकली जो नई जनरेशन ऑफ रॉयल एनफील्ड बाइक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है, लेकिन उन्हीं के कंपैरिजन में पिछले 2-3 सालों से वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं थ्रू देयर मोटर्स। चलो कमिंग बैक टू हिमालयन 450, तो इसकी प्राइसिंग लॉन्च हो चुकी है और इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी अजीब सी है, मतलब आपको दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे उनकी प्राइसिंग चेक करते हैं। तो सबसे बेस वेरिएंट जो है, मतलब ये जो काजा ब्राउन कलर है, ये एक काइंड ऑफ ऑफ वाइट कलर है और पूरी प्लेन कलर है, इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं है। दैट इज़ कॉस्टिंग 2,69,000 एक्स शोरूम। ये एक्स शोरूम चेन्नई प्राइस है, तो ये डेफिनेटली वेरी करेगा जहाँ पे आप रहते हो। जैसे महाराष्ट्र में अलग टैक्स है, कर्नाटका में अलग टैक्स है, तो ऐसे स्टेट वाइज काफ़ी अलग अलग टैक्सेशन है, इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 5-10 हज़ार, बट मोटा मोटा आपको ऑन रोड प्राइस में मैं बता दूंगा ये वीडियो में कि कितनी हो सकती है। और जो मुझे कोटेशन भी मिला है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, येस मैंने रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की टेस्ट राइड ऑनलाइन बुक की थी और उसका मुझे कॉल आया था एक बंदे का, वो मुझे पूछ रहा था कि आप कब आ रहे हो, तो 2-3 दिनों में शायद मुझे वो टेस्ट राइड मिल सकती है, लेट्स सी। लेकिन उन्होंने मुझे कोटेशन भी भेज दिया और कोटेशन में प्रॉपर ऑन रोड प्राइस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल मुंबई में या ठाणे में ऑन रोड प्राइस महाराष्ट्र में कितनी हो सकती है, और उस हिसाब से स्टेट वाइज आप थोड़ा ऊपर नीचे लगा सकते हो। टैक्स जो है वो आपके एक्स शोरूम प्राइस पे पड़ता है, तो एक्स शोरूम प्राइस अगर 15,000 ज़्यादा है तो उस पर 15,000 के अकॉर्डिंग टैक्स ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसा समझ लो कि ऑन रोड प्राइस बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में, इसके दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 20 से 22,000 रुपये अप्रॉक्सीमेट। डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन इतना हो सकता है। वैसे तो 5 कलर है इसमें। दूसरे अगर कलर आप देखो तो ये स्लेट हिमालयन सॉल्ट, यहाँ पे एक स्लेट पॉपी ब्लू, इन दोनों की प्राइसिंग सेम है 2,74,000 एक्स शोरूम। उसके बाद आता है वन ऑफ माय फेवरेट कलर, जो सबका फेवरेट हो सकता है, दिस इज कामेट वाइट। तो ये थोड़ा ग्राफिकल कलर है, हिमालयास की ग्राफिक्स है, ऐसा मैप टाइप फील होता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है। ये 279 का है, मतलब 10,000 रुपये आपको ज़्यादा देना है इस पर। और अगर आपको सबसे टॉप वेरिएंट लेना है तो आपको लेना पड़ेगा ये हार्ले ब्लैक, जो मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है, और ये है 2,84,000 रुपीज़, मतलब 15,000 रुपीज़ मोर देन द बेस वेरिएंट। और हिमालयन जो लॉन्च हुई है वो सारे वेरिएंट जो है वो कम्प्लीटली सेम बाइक है, मतलब आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी इक्विपमेंट बाइक पे लगा हुआ है सब कुछ सेम है, बस खाली कलर डिफरेंस है। अगर आप मुझसे पूछो तो यार मुझे लगता है कि मतलब 5,000 रुपये डिफरेंस ठीक था, लेकिन ये जो कलर इन्होंने अलग अलग करके रखे हैं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। मतलब आई वुड सजेस्ट कि ये पहले 3 कलर प्राइसिंग सेम होती 269, और उसके बाद ये जो आखिरी के 2 कलर है इसकी प्राइसिंग थोड़ा मैक्सिमम 5,000 है, चलो 8,000 10,000 मैक्सिमम समझ में आता है उतना, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। आई पर्सनली फील कि जो टॉप वेरिएंट है इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग मोर एक्चुअली, ओनली द कलर, जो आप बाहर से भी करवा सकते हो मे बी फॉर द लेस प्राइसिंग, या बेस वेरिएंट के कलर पे आप कुछ ग्राफिक लगा सकते हो आपका कस्टमाइज्ड, और वो मे भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट पे ऑन रोड प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेट निकाली है। मुझे जो ऑन रोड प्राइस मिली है कोटेशन में, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। सबसे पहले देखते हैं जो बेस वेरिएंट है, मतलब जो ऑफ वाइट वेरिएंट है, वो 3,24,000 के आसपास मुंबई में ऑन रोड आने की संभावना है। अभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दिस इज अप्रॉक्स फिगर, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितना पैसा खर्च करना है। 3,24,000 इज समझ में आता है, मतलब अच्छी प्राइसिंग है, बहुत अच्छी प्राइसिंग है। 2,30,000 तक मैंने खुद
अज्यूम किया था कि ये बाइक होगी एंड इट्स समवेयर नियर टू दैट ओनली। अगर आगे के देखेंगे तो जो बाकी के दो वेरिएंट है 2,74,000 एक्स शोरूम, उनकी ऑन रोड प्राइस आती है 3,30,000 मुंबई में आसपास, और जो समिट वेरिएंट है मतलब जो मैप वाला वाइट वेरिएंट है वो आता है 335, जो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। मतलब बेस वेरिएंट से ये वेरिएंट पे यहीं पे 10,000 का डिफरेंस हो गया। और अगर आप हार्ले ब्लैक कलर लेते हो जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो आता है 3,41,500। मतलब मोटा मोटा डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 17,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो थोड़ा ज़्यादा है और ये चेंज हो सकता है। दिस इज़ नॉट द फिक्स्ड प्राइसिंग, मे भी कुछ चीज़ें एडिशनल हो, जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका जीरो डेप लेते हैं या कुछ एडिशनल चीज़ें ले ली तो उसके हिसाब से प्राइस भी बढ़ जाती है। लेकिन बेयर मिनिमम मुझे लगता है कि 3,40,000 तो है ही फॉर द टॉप वेरिएंट। अभी मुझे जो कोटेशन मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखो यार, बाइक के बारे में मुझे नो डाउट, मैंने इतने सारे वीडियोस, कम से कम 20 से 25 वीडियो मैंने बिंज वॉच किए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा है, जो लोग अभी मोटोवर्स गए हैं, जो लोग राइड करके गए हैं वो बाइक पुणे से, उन लोगों को भी मैंने कांटेक्ट किया कि कैसी बाइक है क्या है। तो जितना भी मेरा डेटा है, जितना मैंने लोगों से रेफरेंस लेके पूछा है कि भाई बाइक आपको कैसी लगी, जेन्युइनली बताओ तो ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम लोगों ने बोला कि बाइक बहुत अच्छी है। अब ईदर दे आर कंपेयरिंग इट विद द प्रीवियस हिमालयन और दे आर कंपेयरिंग इट विद द कंपटीशन दैट वी हैव। अभी कंपटीशन क्या है हमारे पास, तो हिमालयन के कंपैरिजन में, मतलब ये हार्डकोर ऑफरोडिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छी खासी तगड़ी ऑफरोडिंग लेवल की एडवेंचर मोटरसाइकिल, इसके कंपैरिजन में मार्केट में अभी है आपके पास KTM 390 एडवेंचर स्पोक वेरिएंट, जो सबसे टॉप ऑफ द वेरिएंट है। वो काफ़ी एक्सपेंसिव जाता है, ऑलमोस्ट 1 लाख एक्सपेंसिव देन दिस मोटरसाइकिल ऑन रोड। नेक्स्ट वेरिएंट अगर हम देखें तो ESD एडवेंचर है, दैट अगेन इज ऑब्वियसली लेस पावर्ड देन दिस वन, और इक्विपमेंट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, प्लस दिस इज़ अ मॉडर्न मोटरसाइकिल। अब मेरे हिसाब से ये बाइक का डायरेक्ट कंपैरिजन ये दो बाइक्स के साथ ही है, क्योंकि जो इक्विपमेंट आपको ये बाइक पे मिल रहा है वो सिमिलर इक्विपमेंट आपको वो एक्स पे भी मिल रहा है। जैसे स्पोक व्हील्स है, 21 इंच व्हील्स है, खैर KTM में 21 इंच व्हील नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा काफ़ी सारा इक्विपमेंट सिमिलर है। मतलब आपकी जो पर्पज़ है ऐसी टाइप की बाइक लेने की वो पूरी कर सकता है। हाँ, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो विथ KTM एडवेंचर जो ट्यूबलेस वेरिएंट है अलॉय व्हील्स वाला, या तो फिर स्क्रैम्बलर, ट्रैम्प स्क्रैम्बलर, या तो फिर ऐसी सिमिलर टाइप की बाइक्स, तो वो कंपैरिजन मैं समझता हूँ कि वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि अगर मेरे जैसा इंसान हिमालयन लेने की सोच रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक 21 इंच का व्हील चाहिए, एक लॉन्ग व्हील बेस चाहिए, एक बड़ी मोटरसाइकिल चाहिए जिस पे मैं सामान लाद सकूँ, जिस पे मैं शायद पिलियन ले जा सकूँ, जिस पे मैं बहुत सारी एक्सेसरी लगा सकती हूँ और जो मैं पूरे इंडिया में कहीं पे भी घुमा सकूँ, और ज़्यादा कंफर्टेबल ये बाइक्स होती है। रीज़न बीइंग, मेरे पास वर्सेस 300 थी, वर्सेस 300 वॉज अ वंडरफुल मोटरसाइकिल, मुझे बेचनी पड़ी क्योंकि मैं ऑब्वियसली इतनी बाइक्स नहीं रख सकता, तो दिल पे पत्थर रख के मैंने उसको बेच दिया था। लेकिन आई लव दैट मोटरसाइकिल फॉर द फैक्ट दैट इट हैड अ लॉन्गर व्हील बेस, उसका वेट बैलेंस बहुत सही था। आई एम नॉट कंपेयरिंग कावासाकी विथ दीज ब्रांड्स, लेकिन ये बाइक्स का मैं आपको एक बेनिफिट बता रहा हूँ। स्पोक व्हील्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत लोगों को उनसे डर लगता है, मुझे भी लगता है डर, क्योंकि उसमें ट्यूब होता है। अब ट्यूब होता है तो पंचर होगा, पंचर हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इसके बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं, आगे जाके वीडियो आएगा कि मैंने मेरे पास क्या क्या बैकअप ऑप्शंस रखे हैं फॉर पंचर सॉल्यूशन रिलेटेड टू ट्यूब टायर एंड ऑल्सो ट्यूबलेस टायर। खैर दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो आने वाले वीडियोज़ में आएगा। लेकिन जब आप कोई ट्यूब टायर वाली बाइक लेते हैं, मतलब जिसमें स्पोक व्हील्स लगे हैं, तो डेफिनेटली वो बाइक काफ़ी ज़्यादा जो बम्प्स है या जो हिट्स है वो इजीली ले लेती है। रीज़न बीइंग, ऐसी टाइप की बाइक एक तो एडवेंचर बाइक मोस्ट प्रॉब्ली होती है, अनलाइक रॉयल एनफील्ड की बुलेट या स्टैंडर्ड या ऐसी टाइप की बाइक जिसमें स्पोक व्हील्स आते हैं, लेकिन दोज आर नॉर्मल स्ट्रीट बाइक्स। ये टाइप की बाइक्स में आपको ऑलरेडी सस्पेंशन बड़ा मिलता है, प्लस यू आर गेटिंग 21 इंच व्हील। स्पोक व्हील इटसेल्फ एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, एज अ वाइब्रेशन डैम्पनर। रीज़न बताता हूँ, स्पोक्स जो होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब अगर बाइक पे स्पोक को ऐसा हिलाओगे थोड़ा तो वो फ्लेक्स करता है, थोड़ा सा ऐसा आगे जाता है फिर वापस आता है जगह पे। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप हार्डकोर ऑफरोडिंग करते हो, कोई अचानक गड्ढा आ गया, जो हिट है, जो हिट का ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो आपके रिम पे नहीं आता है, वो स्पोक एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो फ्लेक्स होकर वापस से कॉन्ट्रैक्ट होकर अपनी जगह पे आ जाता है। इसकी वजह से बाइक पे इफेक्ट नहीं पड़ता, राइडर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये फ़ायदा अलग अलग ऑफरोडिंग सिनारियोज में अलग अलग होता है। ये मैंने पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया है। स्पोक व्हील्स वाली बाइक
अगर आप चला रहे हो ऑन काइंड ऑफ ऑफ रोड पैच, जैसे सपोज लेह मनाली हाईवे हो गया या स्पीति वैली हो गया, जहाँ पे ग्रेवल है या तो फिर झटके वाले रोड है या तो फिर पत्थर वाले रोड है, यहाँ पे टारमैक नहीं है, वहाँ पे आप आराम से ग्लाइड कर पा रहे हो विथ लेस स्ट्रेस। दैट इज़ बिकॉज जो स्पोक्स है वो खुद एब्जॉर्ब करते हैं। पंचर जो है वो आपको बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। इसके बारे में वीडियो में आगे बनाने वाला हूँ, आप वो देख सकते हैं आगे जाके। अब हिमालयन 450 में जो व्हील्स मिल रहे हैं वो इंडिया में फ़िलहाल तो स्पोक व्हील्स ही मिल रहे हैं, ट्यूब वाले व्हील्स। लेकिन अगर ट्यूबलेस रिम्स आप सोच रहे हो कि हिमालयन में आने वाले, तो वो इतने जल्दी आने वाले नहीं है। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, उसको टाइम लगेगा। इंडिया में उसका BIS सर्टिफिकेशन बाकी है और भी शायद कुछ चीज़ें होंगी, लीगल चीज़ें, वो बाकी है। ये जो रिम्स है ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ होती है अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स की। तो हम जो रिम्स है, रॉयल एनफील्ड जो रिम्स ट्यूबलेस वाले रिम्स है वो बाहर से कहीं तो इम्पोर्ट कर रहा है। अभी बाहर की कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये सेल हो रहा है ये टाइप के रिम्स, वो कंपनीज शायद वहाँ पे ऑलरेडी सेल कर रही है ऑन डिफरेंट बाइक्स, तो वहाँ पे वो ईजी हो जाता है। इंडिया में जब हम कोई भी ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स अगर लेते हैं तो बड़ी बड़ी बाइक्स मिलता है, जैसे BM 1250, 850, 1300 अभी, जैसे टाइगर या तो फिर V-Storm 650। तो ऐसी बहुत गिनी चुनी बाइक्स है और सारी बाइक्स एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव है बिकॉज वो बाहर से ही आते हैं डायरेक्टली और यहाँ पे असेंबल होते हैं, तो एज इट इज़ सब चीज़ें बाहर से आती है। अब हम यहाँ पे स्पोक मतलब ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स रिम बना नहीं रहे हैं, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और यहीं से उसको वापस भी बाहर भेज रहे हैं। तो बाहर ये डायरेक्टली अभी अवेलेबल हो रहा है, लेकिन इंडिया में अवेलेबल होने के लिए इसको टाइम लगेगा। सेकेंडली, अगर आप कॉस्टिंग देखो तो अगर हम टॉप वेरिएंट भी कंसिडर करते हैं, इसकी प्राइस 3.45 लाख ऑन रोड मुंबई अगर है तो ये ट्यूब वाली वेरिएंट की है। अगर 6 महीना आप रुकना चाहते हो या सोच रहे हो कि आगे जाके हम रिम ले लेंगे दूसरा वाला और फिर ये वाला कर देंगे, तो इसमें 2 दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत कि आपकी जो एग्जिस्टिंग रिम है उसको आपको बेचना पड़ेगा या क्या, आप 4 रिम क्या करेंगे? 2 बाइक पे लगी हुई है, 2 बाइक पे नहीं लगी है, घर पे आप रख रहे हो, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप अगर एडिशनल एज एन एक्सेसरी रॉयल एनफील्ड उसको देता भी है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा लेट देगा, इतनी जल्दी नहीं देगा, क्योंकि एक बिजनेस केस है। बिजनेसेस ऐसे ही चलते हैं, मतलब सबसे पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, फिर उसको एक्सेसराइज करो कुछ महीनों बाद। अगर उसको कोई वेरिएंट आ रहा है तो वो वेरिएंट पहले निकालो और फिर बाद में उसकी एक्सेसरीज निकालो। तो ये एक परचेसिंग चेन बन जाता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सबसे पहले लोग बुक कर लेंगे, ये बाइक ले लेंगे, फिर उसका सब फीडबैक वीडबैक सब आ जाएगा। उसके बाद फिर मे भी कुछ महीनों बाद ये लॉन्च करेंगे ट्यूबलेस स्पोक रिम का वेरिएंट, उसका एक्स अमाउंट ज़्यादा रहेगा, तो वो लोग जो इंटरेस्टेड है वो लेना शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर वो एज ए एक्सेसरी अलग से सेल करेंगे, ताकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है ये वाले वेरिएंट का, फर्स्ट वेरिएंट का, वो उसको स्वैप कर सके। तो इसमें एडिशनल चार्ज काफ़ी ज़्यादा होगा, ऐसा मुझे लगता है। कंसिडरिंग जो बड़ा बाइक्स है उनका तो प्रीमियम प्राइस टैग होता ही है। सपोज जैसे 1.5-2 लाख का, शायद 1.5 लाख के आसपास का ट्यूबलेस रिम आता है दोनों फॉर अ प्रीमियम मोटरसाइकिल। क्या हो गया भाई? सॉरी गाइस, थोड़ा सा लाइट डिम हो गया क्योंकि वो ज़्यादा चलता नहीं है। एनीवेज, अगर एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ मोटरसाइकिल ट्यूबलेस स्पोक रिम का प्राइस इतना ज़्यादा रख सकती है, तो इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑब्वियसली 10,000 में तो नहीं देगा। मुझे पर्सनली लगता है कि कम से कम 20-25 हज़ार रुपये इसके एक्स्ट्रा लगेंगे। जो प्राइस है सपोज टॉप वेरिएंट की 3,45,000, उसमें आप 25 से 30 हज़ार रुपये ऐड कर लो, ये प्राइस होने वाली है अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं जिसमें ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स भी लगे हैं। मे बी इन फ्यूचर, अभी तो फिलहाल है नहीं, मे बी इट कैन क्रॉस 4 लाख ऑल्सो, विच इज़ आई थिंक अ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन आई थिंक इट इज़ फेयर इनफ। क्योंकि आपको KTM एडवेंचर 390 जो हाईएस्ट वेरिएंट है उसमें भी ट्यूब व्हील्स है, वो भी 19 इंच ही है, 21 इंच तो है नहीं। बाकी बाइक तो बढ़िया है, नो डाउट, लेकिन एडवांटेज तो आपको पंचर का तो नहीं मिल रहा है ना। जो पंचर सोल्यूशन है ईजी है, वो तो ट्यूबलेस स्पोक रिम्स में होगा। प्लस इट इज़ स्टिल चीपर देन द टॉप वेरिएंट ऑफ एडवेंचर 390। मतलब अगर इसको फुल्ली लोडेड बाइक लेते हैं ट्यूबलेस स्पोक रिम्स के साथ, तो ये कॉस्ट होगी KTM एडवेंचर 390 का जो मिड वेरिएंट है, जो एक्चुअल पहले सेल होता था 4 लाख के आसपास, ये प्राइस रेंज में आ जाएगी, विच इज़ स्टिल गुड, नॉट बैड एट ऑल, प्राइसिंग बढ़िया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कलर की प्राइसिंग अगर ये एक थोड़ा 10,000 भी बचा सकते थे एक वेरिएंट पे, तो 10,000 उतना बेनिफिट मिल जाता एक कस्टमर को। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो इंट्रोडक्टरी प्राइस है, मतलब इसके आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरी भी आप कंसिडर कर लो 5-10 हज़ार 15 हज़ार बढ़ जाएंगे आफ्टर दिसंबर, यू नेवर नो। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे जो कोटेशन मिला है फ्रॉम रॉयल इनफील्ड वो कितना है। तो यहाँ पे मुझे एक मेल आया है, उसमें थोड़ी सी डिटेल्स है कि भाई आप
क्या क्या सेव कर सकते हो एक्सेसरीज में, ये डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा, वो सब ठीक है। तो आई होप आप ये देख पा रहे हो, वैसे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। मैंने इंटरेस्ट दिखाया हार्ले ब्लैक कलर का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, और उसकी एक्स शोरूम प्राइस 2,84,000 जो इन्होंने करेक्ट रखी है। उस पर इंश्योरेंस आएगा 20,900 रुपीज़ का। मतलब भाई साहब 5 साल का जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो इंक्लूडेड है, 1 साल का उनका सेल्फ इंश्योरेंस होगा। और उसके बाद RTO चार्जेस अप्रॉक्सीमेट 35,500, और टोटल ऑन रोड प्राइस मुझे आई है 3,40,000 ऑलमोस्ट 300 रुपीज़। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि द इंडिकेटेड इंश्योरेंस प्राइस कवर्स ओनली बेसिक कवरेज। अगर आपको एडिशनल चीज़ें चाहिए जैसे एड ऑन्स और जीरो डिप्रिसिएशन तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। ये उन्होंने बेसिक इंश्योरेंस दिया है, उसका ये प्राइस है 20,900। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो इंश्योरेंस है, ऑब्वियसली कोई भी बाइक लेता है जीरो डेप लेता है क्योंकि वो आगे जाके कंटिन्यू होती है, जीरो डेप ही लेना चाहिए। जीरो डेप अगर आप उसमें एड ऑन्स ऐड करते हो जैसे कि टोइंग, RSA ऐड करते हो या कुछ और भी ऐड करते हो, इंजन प्रोडक्ट अगर इसमें नहीं है तो उसका एडिशनल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐड करके मुझे लगता है कि ये 3,45,000 तो जाने ही वाला है, विच इज़ अफोर्डेबल बट एक्सपेंसिव कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड प्राइसिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, कंपेयर करोगे डायरेक्टली तो ऑब्वियसली इट इज़ अफोर्डेबल, क्योंकि ये प्राइस रेंज में आपको शायद ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर मिलेगी। ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर जो है 400X, उसका प्राइस अराउंड 3,25,000 ऑन रोड मुंबई है, विच इज़ वेरी गुड प्राइसिंग, नो डाउट, सिंस इट्स अ ट्रायम्फ मोटरसाइकिल, बहुत अच्छी क्वालिटी है, सब कुछ सही है। एंड दिस इज़ 20,000 मोर द टॉप वेरिएंट देन दैट मोटरसाइकिल, बट इट इज़ मच मोर केपेबल देन दैट मोटरसाइकिल। इसमें तो आप चाहे वो कर सकते हो, उसमें आप चाहे वो नहीं कर पाएंगे शायद। लेकिन इफ यू कैन सेव सम मनी, आप बेस वेरिएंट अगर लेते हो तो वो जाएगा अराउंड सेम प्राइस टैग 3,25,000, विच इज़ टोटली वर्थ इट, ऐसा मुझे लगता है। बस थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं, क्योंकि ये कलर कंपैरिजन में 20,000 रुपये ज़्यादा देना थोड़ा सा जलेगा। 20,000 में तो गाड़ी पूरी एक्सेसराइज हो जाएगी, टॉप बॉक्स लग जाएगा, गार्ड्स लग जाएंगे, हैंड गार्ड्स लग जाएंगे, गाड़ी तो रेडी हो जाएगी भाई 20-30,000 में। देखो भाई, प्राइसिंग तो सही है क्योंकि जो बाइक आपको मिल रही है वो बहुत ही बढ़िया बाइक है, हाई कॉम्प्रेशन इंजन है, शॉर्ट स्ट्रोक मोटर है और बहुत अच्छी खासी पावर देती है। 40 न्यूटन मीटर, 40 bhp, वेरी गुड पावर। वेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 195-196 के आसपास, लेकिन आई थिंक वो मैनेजेबल है। लॉन्गर व्हील बेस है, गाड़ी काफ़ी लंबी है बाइक, तो आपको पिलियन कंफर्ट शायद अच्छा मिलेगा। जो आपको रूम है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। टॉलर राइडर्स के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, शॉर्टर राइडर्स के लिए तो सीट एडजस्टमेंट एक नंबर है इस पर। प्लस यू हैव अ कंसोल जिसमें होल सूट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जैसे आपकी पूरी हो जाती है भाई, जैसे ऑल द डेटा दैट यू वांट, प्लस मोबाइल कनेक्टिविटी, म्यूजिक कंट्रोल, कॉल से वो जॉयस्टिक भी है। बहुत अच्छा किया है इन्होंने। अगर ये वेरिएंट्स जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अगर कुछ टेक्निकल चीज़ों का डिफरेंस होता तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। जैसे बेस वेरिएंट में आपने राइडिंग मोड्स दिए ही नहीं है, आपने स्टैंडर्ड दे दिया है, फिर उसके बाद आपने में भी एक राइडिंग मोड दे दिया है। बेस वेरिएंट में आपने में भी डिजिटल कंसोल नहीं दिया, नॉर्मल दिया, उसका प्राइस थोड़ा और कम कर दिया। थोड़ा आगे जाएंगे तो थोड़ा और चीज़ें, थोड़ा आगे जाएंगे थोड़ा और चीज़ें, और टॉप वेरिएंट में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसा होता तो शायद थोड़ा बेटर हो जाता। मतलब टॉप वेरिएंट में अगर वो ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स दे रहे हैं, 50,000 प्राइस बढ़ गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिल रही है, जैसे पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये वो सब कुछ मिल रहा है। खैर, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी कि भाई आप सब बाइक सेम रखो, मतलब जो भी ले रहा है उसको अगर थोड़ा अफोर्डेबल चाहिए तो वो 20,000 बचाएगा, और गाड़ी तो सेम ही मिल रही है, सब कुछ उसमें मिल रहा है, वो तो सही है। लेकिन ये कलर डिफरेंस के हिसाब से प्राइसिंग का ये मुझे समझ में नहीं आया। मैक्सिमम लोग शायद मुझे लगता है कि बेस वेरिएंट लेने वाले हैं क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा बच रहा है 20,000 के आसपास, या तो फिर जो लोग थोड़ा खर्चा कर सकते हैं वो लोग करेंगे भाई वो वाइट वेरिएंट में जिसमें मैप वाली फीलिंग है, मैप वाला स्टिकर लगा हुआ है, वो बहुत अच्छा कलर है वो भी। और जो लोग खैर और भी कर सकते हैं, थोड़ा उनको गोल्डन रिम्स चाहिए, थोड़ा BM वाली फील चाहिए, तो वो वाले डेफिनेटली ये वाले हार्ले ब्लैक ले सकते हैं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेट्स सी, आई होप कि ट्रस्टेड मिल जाए। अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि भाई आप ले रहे हो क्या, तो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ डेफिनेटली, लेकिन आई वुड लाइक टू वेट लिटिल। ऐसा नहीं कि मैं 4-5 महीना रुकने वाला हूँ, मे बी 1 महीना या 2 महीना मैं रुकना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा फर्स्ट लॉट का जो लोगों का फीडबैक है वो पहले जान ले। एक पॉइंट मैंने बहुत सारे लोगों को डिस्कस करते हुए देखा कि दिस बाइक हैज़ द पोटेंशियल टू रिड्यूस सेल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द बिग बाइक्स, विच आई थिंक इज़ वेरी ट्रू। अगर आपने बिग बाइक ओन की है और अगर आप बड़े बड़े एडवेंचर करते हैं, लॉन्ग राइड्स करते हैं मेरी तरह, तो कहीं ना कहीं दिमाग में
एक बात खटकती है कि यार बड़ा बाइक वहाँ मैं संभाल पाऊँगा क्या, जब बहुत ही गंदा ऑफ रोड आएगा या वाटर क्रॉसिंग आएगी तब अगर बाइक गिर गई तो क्या, मैं अकेला जा पाऊँगा क्या। बाइक्स इतनी हेवी होती है 800,000 सीसी की एडवेंचर बाइक्स की, उसको उठाने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए होते हैं। प्लस अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए तो वो एक लोकल मैकेनिक ठीक भी नहीं कर सकता, आप खुद रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस हमारे इंडिया में उतना सपोर्ट स्टाफ नहीं है फॉर लग्जरी मोटरसाइकिल्स। हमारे इंडिया में भाई 300-400 सीसी की बढ़िया सेगमेंट की गाड़ियाँ मिलती है और उनका जुगाड़ जंतर हर तरफ हो जाता है, मैकेनिक लोग भी सॉल्व कर देते हैं। और अगर सपोर्ट चाहिए तो हर जगह आपको सर्विस सेंटर बड़े बड़े सिटीज़ में या नॉर्मल सिटीज़ में भी मिल जाता है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट एंड दैट इज़ द रीज़न आई थिंक दिस बाइक हैज़ द कैपेसिटी टू रिड्यूस सेल्स ऑफ लार्जर बिगर मोटरसाइकिल्स लाइक टाइगर और BM। मतलब एक बंदा जिसके पास ऑलरेडी बड़ी बाइक है, अगर वो सोच रहा है कि मैं एक सेकेंडरी एक टूरिंग बाइक ले लूँ तो वो ये ले सकता है, या तो फिर एक्सपल जैसी बाइक ले सकता है जिससे वो ट्रेल कर सकता है। इसमें भी तो ट्रेल कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अगर कुछ हो गया, गिर गए, टूट गया तो रिपेयर करना भी आसान है, सस्ता भी है, प्लस आपको सपोर्ट हर जगह मिल जाएगा। स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी ईजी है। बड़ा बाइक्स में वो नहीं होता, स्पेयर पार्ट्स बहुत टाइम लग जाता है, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी कभी 6 महीना लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो। पैसा भी बच रहा है, मेंटेनेंस में बच रहा है, पेट्रोल में बच रहा है, प्लस आप होटल में स्टे करते हो, आपको ये सोचना नहीं कि भाई होटल अच्छा होना चाहिए, सेफ़ पार्किंग होनी चाहिए। ऑब्वियसली सेफ़ होनी चाहिए, लेकिन बड़े एक्सपेंसिव 15-20 लाख 25 लाख की बाइक पे आप वो ज़्यादा सोचोगे, आपको टेंशन उतना रहेगा, स्ट्रेस उतना रहेगा। जब आप छोटी बाइक लेके जाते हो तो ऑब्वियसली स्ट्रेस उतना नहीं रहता। प्लस यू कैन एन्जॉय द राइड और आई थिंक 300-400 सीसी इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी टाइप ऑफ एडवेंचर दैट यू कैन टेक इन इंडिया और एनीवेयर एल्स। अभी देखते हैं आगे जाके अभी लोगों के कैसे रिव्यूज़ आते हैं। वैसे आप लोग बताओ, आप लोगों को कितने लोगों में से ये हिमालयन जो है नई 450 ये बुक किया है या बुक करने वाले हो या इंटरेस्टेड हो, और कौन सा कलर आप इंटरेस्टेड हो, और आपको क्या लगता है कि भाई इसकी प्राइसिंग सही है या थोड़ा सी ज़्यादा है या बराबर है, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस मुझे ये डिस्कस करना था आपके साथ कि मेरे थॉट्स क्या है अबाउट दिस मोटरसाइकिल एंड द न्यू प्राइसिंग दे हैव लॉन्च्ड, और क्या विचार है, मैं कब लूँगा, क्या लूँगा, सब आपको बताना चाहता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। रात को 12 बजे शूट कर रहे हैं, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे लाइव अपडेट शुरू है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।